ये थे बैंक से चोरी किए गए सामान की कीमत करीब $2 मिलियन। और इस चोरी को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड वो था जिस पर कोई यकीन करने को तैयार नहीं था कि कैसे एक हेयर कट करने वाले नाई ने पूरे बैंक को लूट लिया। उसने बैंक के वॉल्ट नंबर 74 के सभी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलकर पैसे, जेवरात और प्रॉपर्टीज पेपर निकाले और बैंक कर्मचारी के नजरों के सामने से उन पैसों को लेकर वहां से रवाना हो गया। उसने इस अद्भुत और चौंका देने वाली चोरी को इस तरीके से अंजाम दिया कि पूरे अमेरिका में इस परफेक्ट चोरी को एक परफेक्ट क्राइम कहा जाने लगा। तो आखिर कैसे इतनी बेहतरीन चोरी को अंजाम दिया और कैसे ये पुलिस के हाथ लगा, ये अपने आप में बहुत ही हैरत अंगेज और एक्साइटिंग कहानी है। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 अप्रैल 1981 की सुबह, जब शिकागो के एक बैंक में अटेंडेंट बैंक खोलने के बाद वॉल्ट को खोलती है, जहां देखने में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी कुछ देर के बाद उस बैंक के कस्टमर्स आते हैं और अटेंडेंट से कहते हैं कि उन्हें बैंक में अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलना है और उसमें कुछ कीमती सामान रखना है। और अटेंडेंट उन कस्टमर्स के साथ वार्ड में चली जाती है। जैसे ही अटेंडेंस कस्टमर के डिपॉजिट बॉक्स को खोलने के लिए चाबी लगाती है, उसका लॉक टूटकर डिपॉजिट बॉक्स के अंदर चला जाता है और डिपॉजिट बॉक्स में एक होल हो जाता है, जिसे खोलने पर यह पता चलता है कि उसमें से सारे पैसे और सारे कीमती सामान गायब है। अटेंडेंस इस बात से घबराकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से बैंक के कर्मचारी और गार्ड्स दौड़कर वार्ड में पहुंच जाते हैं और बाकी सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को भी खोलकर चेक किया जाता है। और फिर जो उनके सामने आता है उसे देखकर उनके पैरों तले जमीन सरक जाती है, क्योंकि किसी ने उनके बैंक के 74 सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को तोड़कर उसमें से सभी कीमती सामान चुरा लिया था। और ये काम इतनी सफाई से और चालाकी से किया गया था कि किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगी थी कि उनके बैंक में इतनी बड़ी चोरी हो चुकी है। और सबसे चौंका देने वाला सवाल ये था कि आखिर चोर उस वार्ड के अंदर घुसा कैसे, और कैसे सारे लॉक तोड़ने के बाद भी वो बाहर से देखने में बिल्कुल सही लग रहे थे, जैसे उन्हें छुआ भी न गया हो। इस बैंक का लोकेशन अमेरिका के शिकागो में एक छोटे से शहर बैरिंगटन में था, जहां ये बैंक हुआ करता था, जिसका नाम था फर्स्ट नेशनल बैंक, जो फेडरल बैंक के ही एक ब्रांच का हिस्सा था। इस बैंक में जो भी वॉल्ट थे वो टाइम लॉक के हिसाब से होते थे। मतलब बैंक में जाकर एक टाइम को तय करना होता था कि इस समय से लेकर इस समय तक वॉल्ट बंद रहेगा, और एक बार टाइम लॉक के हिसाब से ये वॉल्ट बंद हो गया तो फिर इन्हें कोई भी नहीं खोल सकता था, फिर चाहे किसी के पास इसकी चाबी ही क्यों ना हो। इसका मतलब ये था कि बैंक अगर शाम को 5 बजे बंद होता और सुबह 9 बजे खुलता, तो इसके बीच का जो 16 घंटे का समय था उसमें टाइम लॉक के हिसाब से प्रोग्राम किया जाता था कि इस बीच वॉल्ट को कोई भी नहीं खोल सके। इसी तरह वॉल्ट को सैटरडे को भी टाइम लॉक लगाकर बंद कर दिया जाता था, ताकि संडे की छुट्टी के बाद उसे सीधा मंडे को खोला जाए। ये वॉल्ट ऑटोमेटिक सिस्टम से लॉक थे, मगर चोर ने इस चोरी को इस तरीके से अंजाम दिया कि ये टूटे हुए लॉक्स भी अपनी जगह पर वैसे ही लगे हुए थे, पर जैसे ही उन्हें छुआ जाता वो सेफ्टी बॉक्स के अंदर गिर जाते। ऐसा लग रहा था जैसे चोर ने ये सब कुछ अपनी चोरी छुपाने के लिए किया था, और वो ये नहीं चाहता था कि बैंक के लोगों को चोरी के बारे में जल्दी पता चले। बैंक इस पूरी चोरी की जानकारी पुलिस को देती है, और पुलिस के साथ साथ FBI भी शामिल हो जाती है, क्योंकि फेडरल बैंक से जुड़ा हुआ मामला था। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में ये पता चलता है कि उस चोर ने जो प्रॉपर्टी पेपर्स चुराए थे उनकी कीमत लगभग $1 मिलियन थी। पर एक सवाल जो पुलिस को लगातार परेशान कर रहा था कि आखिरकार ये चोर उस वॉल्ट के अंदर घुसा कैसे, क्योंकि ना तो उस वॉल्ट की दीवारों में कोई सुराख था और ना ही कोई जमीन में सुरंग थी। उस वॉल्ट का दरवाजा भी बाहर से लॉक था, जिस पर कोई भी तोड़ फोड़ का निशान नहीं था। साथ ही साथ पुलिस को वहां पे एक पुराना अलार्म क्लॉक, हथौड़ी, जिसका इस्तेमाल लॉक्स को तोड़ने के लिए किया गया था, और एक पानी से भरी बोतल थी, जिसे शायद पुलिस की परेशानियों को बढ़ाने के लिए रखा गया था। पुलिस को मौका वारदात पर मिले सबूतों ने इतना उलझा दिया था कि सारी कोशिशों के बावजूद भी वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पा रही थी। और वहां के एक लोकल न्यूज़पेपर ने इस केस को एक परफेक्ट चोरी, एक परफेक्ट क्राइम का नाम दिया था। पर जो सबसे चौंका देने वाला सच सामने आया था, और वो ये था कि इस परफेक्ट चोरी को अंजाम किसी गिरोह ने नहीं, बल्कि सिर्फ एक शख्स ने दिया है, जो कि पेशे से एक नाई है, जिसका काम है लोगों के बाल काटना। और उसका नाम था स्मार्टो विलियम्स, जो कि एक पेशावर चोर था, और उसने इससे पहले कई सारी बैंक डकैती को अंजाम दिया था, पर यह उसकी अब तक की सबसे कामयाब और बड़ी बैंक डकैती थी। हालांकि वो एक लेडी सैलून में हेयर ड्रेसर का भी काम करता था, जिससे वो काफी अच्छे पैसे कमा लेता था, मगर उसे चैलेंजिंग और रिस्क लेना पसंद था। सारी बैंक डकैती अकेले ही करता था, जिसमें उसकी मदद उसका भाई करता था।
जिसका नाम था विंसेंट। वो दोनों उन्हीं बैंक को निशाने पर लेते जो बैंक्स ऐसे एरिया में होते जहां बहुत अमीर लोग रहते थे। इसका साफ मतलब था कि बैंक जितने अमीर इलाके में होंगे वहां के सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में काफी कीमती सामान भी होगा, और इसीलिए वो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक को चुनते हैं, क्योंकि वो बैंक ऐसे इलाके में था जहां पर आसपास बहुत ही ज्यादा अमीर लोग रहते थे। तभी उन दोनों ने बैंक को लूटने का प्लान बनाया जो बहुत ही ज्यादा चौंका देने वाला था। इस चोरी से 10 दिन पहले दोनों फर्स्ट नेशनल बैंक के अंदर जाते हैं, वहां पर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पर लेते हैं और वो अपना नाम और पता रजिस्टर करवाते हैं, जो कि फर्जी होता है क्योंकि विलियम्स दिखने में काफी अच्छा था और उसकी बातचीत करने का तरीका भी लोगों को प्रभावित कर देता था। इसीलिए उसने वॉल्ट अटेंडेंट से भी बातों बातों में दोस्ती कर ली थी। फिर दोनों भाई अक्सर बैंक के चक्कर लगाने लगे। कभी वो बैंक के वार्ड में कुछ जमा करने के बहाने पहुंच जाते तो कभी बैंक की अटेंडेंस से मिलने के बहाने वो वहां पहुंच जाते। बैंक में बार बार जाने के पीछे उनका सिर्फ एक मकसद था कि वहां के लोग उन्हें पहचानने लगे और सबसे उनकी अच्छी खासी जान पहचान हो जाए, और साथ ही साथ वॉल्ट अटेंडेंस पर भी नजर रख सके कि वो कितने बजे लंच करने जाती है, क्या क्या काम करती है और कितने बजे बैंक से घर के लिए निकलती है। स्मार्टो और उसका भाई विंसेंट ने बैंक में एक बात नोट की कि जब भी बैंक खोला जाता तो उसका दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता, क्योंकि जब भी सेफ्टी बॉक्स में कोई भी कस्टमर अपना कीमती सामान रखने के लिए आता है तो वॉल्ट अटेंडेंस भी उसके साथ वॉल्ट के अंदर चली जाती है। दोनों अपनी अपनी चाबी लगाते हैं और सेफ्टी बॉक्स को खोलने के बाद कस्टमर को अकेला छोड़कर वॉल्ट अटेंडेंस बाहर चली जाती है। ये कस्टमर की प्राइवेसी के लिए किया जाता है ताकि कस्टमर अकेले में अपना कीमती सामान निकाल सके और रख सके। इसीलिए जब स्मार्टो वार्ड के अंदर जाता है और सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलता है तो वहां उसके सिवा और कोई नहीं होता। तभी वो दूसरे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स को भी चेक करता है और इन्हें कैसे कैसे तोड़ा जाए और इन्हें तोड़ने के लिए क्या क्या औजार लगेंगे। इन्हीं सब के बीच स्मार्टो को बैंक की एक सबसे बड़ी कमी पता चलती है, और वो कमी ये थी कि वॉल्ट में एंट्री करते वक्त कस्टमर्स की आईडी चेक होती थी, लेकिन जब वो वॉल्ट से निकलकर बैंक से बाहर जाते थे तो उनकी कोई भी आईडी चेक नहीं होती थी। अब इस क्राइम को करने के लिए सबसे जरूरी काम स्मार्टो को करना था कि कैसे वो अपने औजारों को बैंक वॉल्ट के अंदर ले जाया जाए और उसे छुपाया जाए, और उसके लिए वो चुनता है अपने सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को। और अगले ही दिन कुछ औजार अपने बैग में भर के वो बैंक पहुंच जाता है, जहां अटेंडेंस उसके सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को खोलकर वार्ड के बाहर चली जाती है, और तभी अकेले में वो अपने औजार सेफ्टी बॉक्स में रख देता है और वो एक एक करके सभी औजारों को सेफ्टी बॉक्स में जमा कर रहा था ताकि किसी को उस पर शक भी ना हो। ऐसा करते करते उसका पूरा सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स औजारों से भर गया था, मगर उसे अभी भी और औजार की जरूरत थी, जिसमें से कुछ औजार तो इतने बड़े थे कि वो सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स में नहीं आ सकते थे। स्मार्टो ने बैंक के लोगों को ये बताया कि वो एक पेंटिंग डीलर है, इसीलिए अक्सर वॉल्ट में काफी बड़ा सामान रखने की जरूरत पड़ती है। जब वो बैग में औजार भरकर लेकर आता है तो सबको यही लगता है कि बैग में उसकी पेंटिंग है और किसी को उस पर कोई शक भी नहीं होता है। पर स्मार्टो के लिए अब भी सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह थी कि वो बड़े औजार को कहां छुपाए। तभी उसकी नजर वॉल्ट की सीलिंग पर पड़ती है, जहां मरम्मत का काम ना होने की वजह से उसमें कुछ गैप था, जहां से वो आसानी से अपने सारे सामान और औजार सीलिंग के अंदर छुपा सकता है। जो भी सामान की जरूरत उसे इस चोरी को अंजाम देने में लगने वाली थी वो लाकर छुपा देता है। अब जो आखिरी काम बचा था बैंक के अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट करना था। हालांकि इस बैंक के अलार्म सिस्टम को इस तरह से प्रोग्राम किया गया था कि अगर कोई वॉल्ट की दीवार या जमीन को हथौड़े से तोड़कर घुसने की कोशिश करता है तो ये अलार्म फौरन ही बजने लगता है। हालांकि स्मार्टो का जो चोरी का प्लान था उसमें ना ही कोई दीवार को तोड़ने की जरूरत थी और ना ही कोई जमीन को खोदने की, लेकिन फिर भी उसे ये डर था कि अगर सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को तोड़ने में अलार्म बजने लगा तो वो पकड़ा जा सकता है। इसीलिए इससे बचने के लिए उसने अलार्म के साउंड को खराब करने की कोशिश की, जो वो बहुत ही आसानी से कर देता है। स्मार्टो बहुत ही चालाक था और वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि इसमें सिर्फ एक अलार्म नहीं है जिसे वो खराब करके इस चोरी को अंजाम दे सकता है। उसे बैंक के दूसरे छुपे हुए अलार्म सिस्टम को भी ढूंढना होगा, क्योंकि उसे उनसे भी खतरा था। छुपे हुए अलार्म सिस्टम को ढूंढने के लिए उसने एक ऐसा तरीका निकाला जिसे सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। स्मार्टो बैंक में एक अलार्म क्लॉक लेकर जाता है और उसमें रात के 3 बजे का अलार्म सेट करता है। उस वॉल्ट की सीलिंग में उसे वो छुपा देता है और जैसे ही रात के 3 बजते हैं अलार्म बजने लग जाता है। बैंक के सारे छुपे हुए अलार्म सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं और पुलिस भी फौरन बैंक पहुंच जाती है। ये सब कुछ स्मार्टो बैंक के बाहर छुपकर देख रहा था और उसे ये बात कंफर्म हो जाती है कि बैंक में और भी छुपे हुए अलार्म है। कुछ समय बाद पुलिस वहां से वापस चली जाती है क्योंकि उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता है। 2 दिन बाद स्मार्टो बैंक के बजे हुए अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर देता है। इसे कंफर्म करने के लिए वो दोबारा रात के 3 बजे का अलार्म लगाकर सीलिंग में अलार्म क्लॉक रख देता है, और जब रात के 3 बजे अलार्म बजता है और पुलिस नहीं आती है तब स्मार्टो समझ जाता है कि उसने सभी अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट कर दिया है। अब स्मार्टो के सामने सबसे मुश्किल सवाल था कि वो चोरी के लिए वॉल्ट में कैसे जाएगा।
11 अप्रैल 1981 की सुबह स्मार्टो बैंक पहुंचता है और अपने सेफ डिपॉजिट बॉक्स में सामान रखने की बात वॉल्ट अटेंडेंट से करता है। वॉल्ट अटेंडेंट सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स खोलकर वहां से चली जाती है। जैसे कि पहले बताया गया था, वॉल्ट के अंदर जाने वालों की तो एंट्री होती है, पर वॉल्ट के बाहर जाने वालों की कोई एंट्री नहीं होती थी। और वॉल्ट अटेंडेंट का ध्यान स्मार्टो की तरफ नहीं जाता है कि वो वॉल्ट के बाहर आया ही नहीं। जब उसे वॉल्ट के अंदर कोई नहीं दिखाई देता है तो वो वॉल्ट को बंद कर देती है, ये सोचकर कि स्मार्टो शायद वहां से चला गया होगा। इसके बाद जो होता है उसने सबको हैरान कर दिया। स्मार्टो ने इस बैंक को इसीलिए चुना था क्योंकि वॉल्ट में सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स की जो अलमारियां थीं वो कुछ इस तरीके से रखी गई थीं कि जहां वो खत्म होती है वहां एक जगह बन जाती एक अलमारी दूसरी अलमारी को कुछ इस तरीके से ढकी रहती कि किसी का ध्यान वहां नहीं जाता था। इसका फायदा उठाकर स्मार्टो अलमारी के ऊपर चढ़ जाता है और उस खाली जगह में छुप जाता है और इस तरह पूरा दिन गुजर जाता है। शाम को वॉल्ट अटेंडेंस वॉल्ट में मंडे तक का टाइम लॉक लगाकर चली जाती है। अब स्मार्टो के पास इन वॉल्ट को लूटने के लिए सैटरडे की पूरी रात और संडे का पूरा दिन था। स्मार्टो को जब पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि अब इस बैंक को बंद किया जा चुका है और सब लोग घर जा चुके हैं, तब वो अपने छुपने की जगह से बाहर निकलता है। वो अपनी टॉर्च लाइट जलाता है और जो भी औजार उसने पहले से सीलिंग और सेफ डिपॉजिट बॉक्स में छुपा रखे थे उन्हें निकाल लेता है। वो अपने साथ स्पेशलिस्ट मॉडिफाइड स्क्रू बोल्ट भी लेकर आया था जो बिल्कुल सेफ डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स के साइज के थे और इस हिसाब से बनाए गए थे ताकि चोरी के बाद उन बॉक्स को वापस बिल्कुल वैसे ही फिट कर सके जिससे किसी को शक न हो और किसी भी डिपॉजिट बॉक्स में डैमेज न दिखे। इस तरीके से स्मार्टो एक एक करके सारे डिपॉजिट बॉक्सेस को खोलना शुरू करता है। वो इस बात का खास ख्याल रखता है कि लॉक तोड़ने के दौरान बॉक्स में किसी तरीके का नुकसान ना हो। जब वो अपना काम पूरा कर लेता है तब वापस उन 74 सेफ डिपॉजिट बॉक्स के लॉक्स को लगाता है और अपने मॉडिफाइड स्क्रू की मदद से उन बॉक्सेस को वापस फिट कर देता है जिससे किसी को ये न लगे कि उन लॉक्स को तोड़ने की कोशिश की गई हो। सारे सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को लॉक लगाने के बाद स्मार्टो अपने सारे औजार वापस सीलिंग में छुपा देता है और जो भी लूट का माल था उसे अपने बैग में भर लेता है। फिर वो वापस अलमारियों के बीच खाली जगह में जाकर छुप जाता है। 13 अप्रैल 1981 मंडे की सुबह बैंक खुलता है। वॉल्ट अटेंडेंस वॉल्ट के अंदर जाती है और सब कुछ नॉर्मल लगता है। अटेंडेंस वॉल्ट से बाहर जाती है। स्मार्टो मजदूरों के कपड़े पहनकर और अपने बैग को लेकर बैंक के लोगों के सामने से निकल जाता है। उस वक्त बैंक में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, इसीलिए किसी को इस पर शक भी नहीं होता है। स्मार्टो का भाई विंसेंट बैंक के बाहर कार लेकर उसका इंतजार कर रहा होता है। स्मार्टो लूट से भरा बैग कार की डिक्की में रखकर विंसेंट के साथ वहां से फरार हो जाता है। इसकी ये चोरी दुनिया भर के लोगों के लिए हैरत का कारण बन जाती है। पर क्या स्मार्टो कभी पकड़ा गया? इन्वेस्टिगेशन में ये बैंक एक फेडरल बैंक की ब्रांच थी, इसीलिए FBI और पुलिस ने इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वॉल्ट के हर कोने की तस्वीर ली गई, फोरेंसिक टीम ने फिंगरप्रिंट्स लिए और पूरे वॉल्ट को छान मारा गया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को सबसे ज्यादा हैरानी वॉल्ट के अंदर मिलने वाली अलार्म क्लॉक से होती है। जब उन्हें पता चलता है कि वॉल्ट के अलार्म सिस्टम को डीएक्टिवेट किया गया था, तब उन्हें समझने में देर नहीं लगती है कि ये एक बहुत ही सोची समझी प्लानिंग थी। पुलिस अब समझ चुकी थी कि बिना वॉल्ट के अंदर आए कोई इतनी बड़ी चोरी की प्लानिंग कर ही नहीं सकता है। इसीलिए पुलिस को शक होता है कि चोर ने पहले वॉल्ट का एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स को रेंट पर लिया होगा। इन्वेस्टिगेशन के दौरान 74 लोगों की लिस्ट चेक की जाती है और पता चलता है कि उनमें से 2 लोग का नाम और एड्रेस गलत है। पुलिस कहती है कि वही दोनों शायद चोर हैं। शिकागो के दूसरे शहर के एक बैंक में 1 साल बाद ऐसी ही एक घटना होती है जो इस अनसोल्व्ड केस को सॉल्व करने में मदद करती है। एक कस्टमर बैंक के वॉशरूम में जाता है। वहां अचानक से उसके सर पर सीलिंग्स का एक टुकड़ा गिर जाता है। जैसे ही वो सीलिंग की तरफ देखता है, उसे लगता है कि सीलिंग के अंदर कोई मूवमेंट हो रही है। वो तुरंत बैंक सिक्योरिटी को इस बात की खबर देता है। बैंक सिक्योरिटी का एक स्टाफ मेंबर एक सीढ़ी लगाकर सीलिंग के पास जाता है और टॉर्च से अंदर झांकने की कोशिश करता है। वहां उसे किसी के पैर हिलते हुए दिखाई देते हैं। ये देखकर वो तुरंत पुलिस को बुला लेता है। पुलिस बैंक पहुंच जाती है और सीलिंग के अंदर छुपे हुए शख्स को धमकी देते हुए बाहर निकालती है। सीलिंग के अंदर छुपा हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि विलियम स्मार्टो होता है। स्मार्टो को जब बाहर निकाला जाता है और उससे सवाल किया जाता है तो उनके जवाब जब स्मार्टो देता है, सब हैरान हो जाते हैं। स्मार्टो बताता है कि इस बैंक के वॉल्ट की सीलिंग में उसने अपने सभी औजार को छुपा रखा है। पुलिस सीलिंग के अंदर से उसके औजार निकाल लेती है। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये वही औजार है जो बैरिंगटन के फर्स्ट नेशनल बैंक की चोरी में इस्तेमाल हुए थे। इसके बाद स्मार्टो के भाई विंसेंट को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस दोनों को फर्स्ट नेशनल बैंक में लेकर जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये कंफर्म हो जाता है कि यही दोनों फर्स्ट
फर्स्ट नेशनल बैंक के 74 सेफ डिपॉजिट बॉक्सेस को लूटने के जिम्मेदार हैं। स्मार्टो से पूछताछ के दौरान ये बात भी सामने आती है कि उसने और भी कई बैंकों को लूटा है। लूटी गई टोटल रकम लगभग $2 मिलियन के आसपास थी। पुलिस पूछती है कि जब उसे पहले ही इतनी बड़ी रकम लूट ली थी तो फिर बार बार चोरी वो क्यों कर रहा था। स्मार्टो जवाब देता है कि उसे रिस्क और चैलेंज का नशा था, इस वजह से उसने अपनी चोरियों को अकेले ही अंजाम दिया था। ट्रायल के दौरान स्मार्टो और उसके भाई विंसेंट को फर्स्ट नेशनल बैंक की चोरी के लिए 20 साल की सजा सुनाती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आती रहे। मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में।